हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा टारगेट रहता था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उस सीरीज़ को हमने इस टाइम ब्रेक दिया है क्योंकि आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी हम पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करा दिया है। आपका एनवायरनमेंट भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ आपका क्या चल रहा है, हमने मेडिवल स्टार्ट कर दिया है। मेडिवल हिस्ट्री जो है इसके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो चैप्टर नंबर है वो क्या है, 5th चैप्टर नंबर है। इसका जो टाइटल है वो क्या है, तुगलक वंश से संबंधित है। खिलजी वंश तक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जिसने नहीं देखा है इसको पूरा देखने के बाद में आप इस प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। और हमने क्या किया है, आपकी साइंस भी हमने स्टार्ट की है। साइंस में हमने सबसे पहले बायो स्टार्ट किया है क्योंकि बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही आपका बायो कंप्लीट होता है हम फिजिक्स कर पाएंगे, उसके बाद में हम केमिस्ट्री लेके आएंगे। पॉलिटी की भी सीरीज़ रेगुलर बेसिस पे चल रही है। जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपका एंशिएंट हिस्ट्री और आपका एनवायरनमेंट पूरा फुल कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो क्वेश्चन है, चैप्टर जो है तुगलक वंश से संबंधित है। क्वेश्चन जो पहला है इससे संबंधित क्या है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया। किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहली बार जजिया लगाया। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर गैर मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जजिया कर से स्त्रियों, बच्चों, ब्राह्मण, भिखारी आदि को मुक्त रखा गया था। मतलब जो जजिया कर लगाया गया था उससे किनको मुक्त रखा गया था, स्त्रियों को, बच्चों को, ब्राह्मण और ब्राह्मण और भिखारी को इससे मुक्त रखा गया था। लेकिन फिरोज शाह के समय ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया जाने लगा। भारत में जजिया कर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने के सिंधु के लोगों पर 712 ईस्वी में लगाया था। फिर से हम एक बार देखेंगे क्या है, तुगलक वंश के जो शासक थे फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार जो है दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या था, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जजिया कर से मतलब जो मुसलमान नहीं थे उनसे लिया जाने वाला जो है धार्मिक कर था। जजिया कर से किसको मुक्त रखा गया था, स्त्री थे, बच्चे थे, ब्राह्मण, भिखारी आदि को इनसे मुक्त रखा गया था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था उसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक के समय में ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला जाने लगा। भारत में जजिया कर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु के लोगों पर 712 ईस्वी में लगाया था। अब आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार जो जजिया कर लगाया गया था तो वो किसके द्वारा जो है लगाया गया था, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु के लोगों पर 712 में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपना आत्म विवरण लिखा है। कौन था, फिरोज शाह। फिरोज शाह ने अपना आत्म विवरण लिखा है। फिरोज शाह तुगलक वंश का प्रतापी शासक हुआ है। उसने मजहबी निष्ठा एवं धर्म निष्ठा का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। उसने अपनी आत्मकथा फितुहात ए फिरोजशाही नाम से लिखी है। अगर आपसे पूछा जाए कि फुतुहात ए फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई जो है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसकी आत्मकथा लिखी गई है, उसी के द्वारा लिखी गई है। उसके द्वारा स्थापित 4 प्रसिद्ध नगर कौन थे, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोज़ाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद। फिर से याद करेंगे, फतेहाबाद है, जौनपुर है और फिरोज़ाबाद है, हिसार है। नेक्स्ट क्या है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक। वंश का अंतिम शासक। इसके काल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण ने दिल्ली की लूट के साथ संपूर्ण तुगलक वंश का सर्वनाश कर दिया। तैमूर ने दिल्ली से पूर्व फारस, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान को भी जीत लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था। किसने, तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक चला।
इस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक चला, जो मात्र 30 साल। तुगलक कितना था, सबसे अधिक समय तक राज्य किया, और जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश ने मात्र 30 साल राज्य किया। लोधी वंश 1451 से 1526, जबकि दास वंश मतलब गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक था। तुगलक राजवंश के सुल्तानों के नाम पर सिक्के अंकित करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपने नामांकित सिक्कों को एक और टकसाल का नाम खुदवाया था। उसके दूसरी तरफ शीर्षक सहित अपने नाम से चारों खलीफा का नाम अंकित कराया। अपने को खलीफा का नायब बताया। अपने को क्या बताया, खलीफा का नायब। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदाश माना जाता था? दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदाश माना जाता था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट हम देखेंगे किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है, मतलब दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली सल्तनत के शासक दिल्ली सल्तनत के शासक गियासुद्दीन तुगलक तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में मतभेद था। इब्न तूता के अनुसार जब सुल्तान गियासुद्दीन बंगाल में था तभी उसे उलूग खां के व्यवहार के चिंताजनक समाचार प्राप्त हुए। उसे सूचना मिली कि वह अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा रहा है। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया। उस शेख से सुल्तान के संबंध अच्छे न थे। सुल्तान ने उलूग खां और निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली पहुंचने पर दंड देने की धमकी दी, जिसके बारे में औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुब्बतुल इस्लाम रखा है? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? और निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुब्बतुल इस्लाम रखा है? मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1326 से 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी मतलब दौलताबाद परिवर्तित करने का निर्णय लिया। उसका नाम कुब्बतुल इस्लाम रखा है। इसके पूर्व कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतबाबाद रखा था। मोहम्मद तुगलक नवीन प्रयोग करने वाला एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसकी 4 चर्चित योजनाएं निम्न हैं। पहली योजना के अंतर्गत दोआब में कर वृद्धि 1325 से 27 ईस्वी कर दी। बर्नी के अनुसार इसे 10-20 गुना अधिक कर दिया। दूसरी योजनाओं की राजधानी परिवर्तन जो है रही। मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलवाई। किसने सांकेतिक मुद्रा चलवाई? मोहम्मद तुगलक ने। खुरासान सैन्य अभ्यारण्य की योजना मोहम्मद तुगलक ने 1336 से 37 में बनवाई। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद तुगलक ने करवाया। बर्नी के अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने का कारण मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। जबकि आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी के अभाव के कारण इसका प्रचलन किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल रही क्योंकि उसका मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट हम देखेंगे दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की, फसल चक्र की योजना बनाई? किसने किया है? यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक एक अग्रगामी सोच वाला शासक था जिसने सल्तनत काल के विकास के लिए जहां एक तरफ कई नए प्रयोग किए, वहीं प्रचलित पद्धतियों में आमूल-चूल सुधार किए। उसने एक पृथक कृषि विभाग दीवान-ए-कोही की स्थापना की तथा किसानों की सहायता के लिए अत्यंत कम ब्याज पर तावाकी ऋण सोनधार की भी उपलब्ध कराया। साथ ही कृषि के विस्तार के लिए फसल चक्र की योजना प्रारंभ की। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य की सहायता से कृषि योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना था। दीवान-ए-आमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान-ए-आमीर कोही यह प्रमुख पदाधिकारी था जो दीवान-ए-कोही विभाग की देखभाल करता था। नेक्स्ट हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक।
खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर थे। मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में से 1351 तक शासन किया है। वह गियासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक तर्कशास्त्र, दर्शन, गणित, खगोलिकी, भौतिक विज्ञान का विद्वान था। वह आयुर्विज्ञान का ज्ञाता था। वह पत्थरों पर मूर्ति, अन्य आकृति को उकेरने की कला का भी ज्ञाता था। उसे फारसी, अरबी, तुर्किश संस्कृत का भी ज्ञान था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में अत्यधिक सहिष्णु शासक था। वह सभी धर्मों के विद्वानों का सम्मान करता था। जैन विद्वान संत जिन प्रभु सूरी को उसने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। वह सूफी, सिख, अन्य विभिन्न संप्रदायों के संतों के संपर्क में आया था। अपनी हिंदू प्रजा के प्रति उसका व्यवहार सहिष्णुतापूर्ण था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। आपसे पूछा जाए कि होली में जो है हिंदुओं का जो त्यौहार है, होली में भाग लेने वाला कौन सा शासक था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया। किसको? गैर तुर्कों को, और भारत के जो मुसलमान थे उनको भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया। नेक्स्ट हम देखेंगे आमीर सादों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक विदेशियों का बड़ा सम्मान करता था। वह राजाज्ञा द्वारा भारत आने वाले सभी विदेशियों को अजीज की उपाधि दे रखी थी। इन्हीं विदेश अमीरों को आमीर सादो कहा जाता था। आगे चलकर इन लोगों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका कठोरतापूर्वक दमन कर दिया। चीन से मोहम्मद तुगलक का मैत्रीपूर्ण संबंध था। 1341 में चीनी सम्राट तोगन तिमूर ने अपना एक शिष्टमंडल दिल्ली भेजकर हिमालय के प्रदेश में बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए आज्ञा मांगी। 1342 में मोहम्मद तुगलक ने इब्न तूता को राजदूत बनाकर मंगोल सम्राट के दरबार में भेजा। आमीर सादों की नियुक्ति करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सरदर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है। वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। ये किसने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय में उसके साम्राज्य का अधिकांश भाग उससे अलग हो गया था। दक्षिण स्वतंत्र हुआ, बंगाल टूटा, सिंध भी उससे अलग हो गया। अतः इन परेशानियों से दुखी होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उपरोक्त टिप्पणी लिखी है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली, प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूंनी ने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर, कि राजा को जो है अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये किसने कहा है? ये कहा है बदायूंनी ने कहा है मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर। उपयुक्त कथन इतिहासकार बदायूंनी का है। जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था कि उसकी सनक भरी नीतियों के कारण प्रजा को अनेक कष्ट उठाने पड़े। उसके द्वारा दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कराचिल एवं खुरासान अभियान आदि ऐसे कार्य किए जिसने वह आलोचना का पात्र बना। उसके संबंध में अल्फिस्टस ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। इसी प्रकार एल श्रीवास्तव ने लिखा है कि उसने विरोधी तत्वों का मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर देश का यात्री इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोरक्को वासी इब्न तूता जिसने उत्तरी अफ्रीका से अपनी यात्रा प्रारंभ की, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पहुंचा। यहाँ से उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, जो लगभग 8 वर्षों तक इस पद पर रहा तथा यह मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में चीन भी गया। इसने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। दरोगा डाक चौकी, डाक विभाग, गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से साम्राज्य के विभिन्न भागों में होने वाली घटनाओं की जानकारी एकत्र करता था। उसकी सूचना बादशाह की सेवा में प्रेषित करता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों को डाकू ले जाने की साम्राज्य के विभिन्न भागों को डाक ले जाने की व्यवस्था भी यही अधिकारी करता था। इस कार्य में दरोगा की सहायता के लिए वाकिया, नवीस, सवानेह निगार,
खुफिया, नवीस तथा हरकारे होते थे। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका वृतांत, जिसे रेहला के नाम से जाना जाता है, आप जो है से पूछा जाता है कि रेहला जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई। या किस में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। राजधानी दिल्ली को पहली बार जब उसने देखा तो उसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया। इसामी बरनी तथा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समकालिक थे। इसामी के ग्रंथ फुतूह उस सलातीन में 14वीं शताब्दी के दक्षिण भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति तथा मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में हुए विद्रोहों का वर्णन है। गियासुद्दीन बरनी एक इतिहासकार, राजनीतिक विचारक था जिसे तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही की रचना की है। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही की रचना किसके द्वारा की गई है? गियासुद्दीन बरनी के द्वारा की गई है। आप डायरेक्ट जो है इसको याद कर सकते हैं, बरनी के द्वारा तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही की रचना की गई है। इब्न बतूता के द्वारा जो है इब्न बतूता के द्वारा किसकी रचना की गई? रेहला की। ये अरबी भाषा में लिखा गया है और यह उसकी जो है यात्रा का वृतांत बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? किसने की थी? यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के साथ सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की। उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने भी बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने बहुसंख्यक हिंदू जनता से सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किया। हिंदुओं को भी योग्यता के आधार पर उच्च पद प्रदान किया। उसने रतन नामक हिंदू को सिंध का राज्यपाल बनाया तथा उसे अजीम उल सिंध की उपाधि प्रदान की। उसने साईं राज नामक व्यक्ति को मंत्री बनाया तथा दक्षिण का नायब वजीर धारा भी हिंदू था। नेक्स्ट क्या है? इतिहासकार गियासुद्दीन बरनी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। कौन था? फ़िरोज़ शाह तुगलक। इतिहासकार गियासुद्दीन बरनी ने अपनी कृति में बताया है कि दिल्ली का आदर्श सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक था। बरनी एवं अफ़ीफ़ दोनों फ़िरोज़ शाह तुगलक को आदर्श एवं श्रेष्ठ सुल्तान मानते थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह फ़तूहात-ए-फ़िरोज़शाही में है। फ़तूहात-ए-फ़िरोज़शाही की रचना फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा के रूप में की थी। इसमें सुल्तान के सैन्य अभियानों एवं राजनीतिक कर्तव्यों का वर्णन है। इस पुस्तक को लिखने का फ़िरोज़ शाह का मुख्य उद्देश्य स्वयं को एक आदर्श मुस्लिम शासक सिद्ध करना था। भारत में सिराज-ए-हिंद नाम से प्रसिद्ध जो शहर है जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने की थी अपने भाई जौना खां की स्मृति में। मतलब जो जौनपुर में जो भारत में जो सिराज-ए-हिंद नाम से जो प्रसिद्ध शहर है जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने की थी। किसके याद में की थी? अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में शकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा एवं जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित विभागों में से कौन सा जो है सूची दी गई है, इसमें किसकी स्थापना फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा की गई थी? तो दीवाने खैरात की स्थापना, दीवाने बंदगान की स्थापना, दारुल शफ़ा की स्थापना। और दारुल शफ़ा क्या था? ये एक जो है खैराती अस्पताल था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दारुल शफ़ा का संबंध है किससे? खैराती अस्पताल से। और रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। दिए गए विभागों की स्थापना फ़िरोज़ शाह तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात नामक दानशाला से मुस्लिम गरीब लड़कियों के विवाह और विधवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती थी। दारुल शफ़ा राजकीय अस्पताल था जिसमें मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई थी। दीवाने बंदगान दास विभाग था। फ़िरोज़ शाह दासों का बहुत शौकीन था। उसके पास 1,00,000 से 80,000 दास थे। सबसे अधिक दासों की संख्या इसी के काल में है। सबसे अधिक दास अगर पूछे जाए किसके काल में थे तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के।
रोजगार कार्यालय के माध्यम से बेरोजगार युवकों को भी जो है रोजगार दिया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सुल्तानों में किसे खलीफा के सैयद उल सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी। कौन सा जो है, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने अपने को खलीफा का नायब पुकारा और अपने सिक्कों पर खलीफा का अंकन करवाया। स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया। मिस्र के खलीफा ने उसे सैयद उल सलातीन की उपाधि प्रदान की है। बेरोजगारों के सहायतार्थ फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर स्थापित किए जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं की आर्थिक सहायता से संबंधित था। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों, उलेमा वर्ग के राज्य के शासन प्रधानता प्रदान की। बीमार एवं रोगग्रस्त व्यक्तियों के इलाज हेतु राजकीय सहायता से फिरोज शाह तुगलक ने अस्पतालों की स्थापना के लिए दारुल शफ़ा, जिसे दारुल शफ़ा कहा जाता था, की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य कर प्रसिद्धि प्राप्त की। उसने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया जिसमें लाल किले के निकट फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख थे। अलाउद्दीन ने राजस्व एकत्रीकरण में निहित दोषों को दूर करने तथा राजस्व प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से दीवान ए मुफ्त खराज नाम एक विभाग निर्मित किया। अन्य विभाग फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन घुरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी थी। किसे? फिरोज तुगलक। मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन गिरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी थी? तो फिरोज तुगलक ने दी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, फिरोज तुगलक ने उपज का 1/10वां भू राजस्व के जो भाग था भू राजस्व के रूप में वसूल किया उशरी भूमि से। कहाँ से? उशरी भूमि से। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब दिल्ली के सुल्तान ने जो है क्या किया, सबसे पहली बार जो मुस्लिम जो स्त्रियां थी दिल्ली में रहने वाली, उनको दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था। उसका जन्म हिंदू माता के गर्भ से हुआ था, किंतु वह हर कार्य उलेमा की राय से करता था। इसलिए बर्नी ने उसे पहला सच्चा मुसलमान शासक कहा है। उसके समय में राज्य की व्यवस्था धर्म प्रभावित थी। फिरोज तुगलक मुस्लिम स्त्रियों के प्रति भी असहिष्णु था। वे मज़ारों एवं दरगाहों पर भी दर्शन के लिए नहीं जा सकती थी। फिरोज तुगलक सरकारी खर्च पर मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना की हज की यात्रा की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। आपसे पूछा जाता है कि सरकारी खर्च पर मक्का मदीना की यात्रा जो है की व्यवस्था करने वाला पहला जो है मुस्लिम शासक जो है कौन था? तो वो था आपका जो है फिरोज तुगलक। फिरोज ने हिंदुओं को जिम्मी मतलब इस्लाम न स्वीकार करने वाले कहा है तथा हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक बन गया। साथ ही उसने एक और नया सिंचाई कर हक ए शर्ब लगाया जो उपज का 1/10वां भाग था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था। इसके संदर्भ में बर्नी ने क्या कहा था कि जो है इसकी मृत्यु पर कहा था कि राजा को जनता से, जनता को राजा से निजात मिल गई। नेक्स्ट क्या है, टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाए थे फिरोज शाह। हरियाणा के यमुनानगर जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ था जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभ पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। यह अशोक का अंतिम अभिलेख था। इसके अलावा मेरठ के एक अभिलेख को भी फिरोज शाह दिल्ली लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा है।
किसने जो है अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा है? मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारा चरमोत्कर्ष पर था? तुगलक के। तुगलक के जो है टाइम में जो विजारत था वो क्या था? चरमोत्कर्ष पर था। तुगलक काल में वजीर का दायित्व केवल सैनिक विभाग तक सीमित नहीं था। अफीफ लिखते हैं कि तुगलक काल में वजीर का पद न केवल महत्व बढ़ा बल्कि फिरोज के समय यह चरम शीर्ष पर पहुंचा। परवर्ती तुगलक काल में निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण यह शक्तिशाली या अधिक शक्तिशाली होते थे। नसरुद्दीन मोहम्मद के समय एक नए कार्यकाल वकील ए सुल्तान की स्थापना हुई। तुगलक एक जो है नसरुद्दीन जो महमूद के समय में क्या हुआ? एक नए कार्यालय की स्थापना हुई, वकील ए सुल्तान की स्थापना हुई। तुगलक काल विजारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। वह पहला सल्तनत कालीन शासक था जिसने मिस्र के खलीफा के प्रति श्रद्धा प्रकट की, स्वयं को उसका प्रतिनिधि कहा। उसने अपने कुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर अन्य सभी पूर्ववर्ती शासकों का नाम सम्मिलित किया है। तैमूर ने धन प्राप्ति की लालसा तथा काफिरों का विनाश करने के उद्देश्य से 1398 में भारत पर आक्रमण किया। इस समय दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था। वह तैमूर के आक्रमण को रोक न सका। तैमूर ने लाखों लोगों का वध किया, प्रत्येक स्थान में अकूत संपत्ति लूट ले गया। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत में मारकाट, लूटपाट, भुखमरी बढ़ी। इसी जो है इसकी प्रतिष्ठा और पतन का मुख्य कारण बना। उसे अपार धनराशि लूट में प्राप्त हुई। तैमूर ने दिल्ली से शिल्पियों को चुनकर समरकंद भेज दिया, जहां उन्होंने उसके लिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद निर्माण किया। नेक्स्ट जो कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए। अपनी राजधानी क्या राजधानी थी? समरकंद में, जो कि अभी हमने इसके ऊपर देखा। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ जो है भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए जैसी कि जो है दिल्ली में थी। कहाँ पे बनवाया? समरकंद में। तो ये आज की सीरीज़ का जो है लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।